कालिमा भाग 3। कैसे बेटे बहू ने समझी अम्मा बाबूजी की अहमियत। सुमंत के स्वार्थी जहन में फौरन एक स्कीम आई। क्यों न सलील को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए, वैसे भी बाबा को सहारे की जरूरत होगी। भोजन करने के बाद वह रंजन से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा रुका। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू सुमंत और श्लेषा थे। श्लेषा ने अपनी भेदी नजरें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है, तो घर पर लोगों की भीड़ देख वह यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुमंत भी चोर नजरों से सब ताड़ रहा था। पिछले 4 महीनों में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज्यादा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। श्लेषा की तो छाती पर सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुड्ढों ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे बुढ़े बुढ़िया? किस्सा हमारा भी है उसमें। श्लेषा ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियां जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरतअंगेज जानकारियां दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया। नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में बीसीओ और छात्र आने लगे। रंजन के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी है। ढाबा ही खोल लिया। बाबा की टिफिन सर्विस भी है। 200 से ज्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर। सुमंत की आंखें आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गईं। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपए भी हो तो महीने के 20,000। बाप रे, वह स्वयं महीने के 14,000 कमाता था। श्लेषा गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी, मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में, हाय हाय। उसके आंगन में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र सलील साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थीं। सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 30-35 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। सुमंत के स्वार्थी जेहन में फौरन एक स्कीम आई। क्यों न सलील को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए, वैसे भी बाबा को सहारे की जरूरत होगी। थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। श्लेषा को साथ लेकर वह तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतर दोनों लोहे के गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हाल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा की आवाज बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर करके ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वे घूम घूम कर पड़ोसियों बेरों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नजर सुमंत और श्लेषा पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पोंछता वह इनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, भोजन करना है? फिर सूटकेस आदि देख उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में जगह देख लो। अबे, गुस्से से सुमंत ने दांत पीसे। बेवकूफ, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदा कर वह सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर फूलगोभी के कीड़े की तरह ये कौन एकाएक प्रकट हो गया? सुमंत ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज आई, फतहचंद, पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। फतहचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। सुमंत सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अप्रोक्ष अपमान ने सुमंत का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इस फत्तू को तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हाल से करते थे। वहां ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतारकर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था।
इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वे गलियारे में आए। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। बाबा और अम्मा से नजरें मिलते ही सुमंत और श्लेषा ने अपने होठों पर गजभर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बाबा अम्मा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बुढ़े बुढ़िया पर श्लेषा उन्हें यही संबोधन देती थी। वैसे उन्होंने सुमंत और श्लेषा को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भावशून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया, फिर कुशलक्षेम की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हाल में चले गए। अम्मा किचन में रह गए सुमंत और श्लेषा। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान घर के किस कोने में रखें, स्नानादि कहाँ करें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक श्लेषा को वे दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। धरती का बोझ, बोलता था सुमंत उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा, नौकर, किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुमंत अम्मा के पास गया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर सुमंत ने याचक दृष्टि अपनी जननी पर टिका दी। अम्मा ने फतेहचंद को इशारा किया। फतेहचंद उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा सुमंत के घर रहने गए थे, श्लेषा किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती। मगर आज अम्मा के घर श्लेषा को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। श्लेषा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इसरार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर श्लेषा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गईं। श्लेषा रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से अनंत और मेघा की आवाज आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज सुनते ही वह चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। अनंत और मेघा बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख श्लेषा सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके अंकित ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से श्लेषा की सांस जहां की तहां थम गई। अनंत और मेघा उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही गोमतीबाई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे। अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।